वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। हम द्विघात समीकरण के अंदर गुणनखंड के बारे में पढ़ रहे थे। हमने कुछ गुणनखंडों के बारे में और शून्यकों के बारे में सीखा। ठीक, यानी शून्यक का मतलब होता है x के मान ज्ञात करना। ठीक है, x का मान कैसे ज्ञात करते हैं। आज हम उसी वे में यानी गुणनखंड ही करते हैं, लेकिन कुछ सवालों पर आधारित, कुछ अलग टाइप के सवालों पर आधारित गुणनखंड होंगे, यानी कि x का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, वो हम करते हैं। तो आज का जो सवाल है हमारा, पहला सवाल पढ़ते हैं। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो, हमने माना पहली संख्या क्या है, x मान ली, और सेकंड संख्या क्या है, y मान ली। ठीक, फर्स्ट संख्या x मानी, सेकंड संख्या क्या मानी, y। इन दोनों का योग क्या है। देखो, फर्स्ट का कोडिंग क्या कह रहा है, इन दोनों का योग क्या है, 27 है। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 182। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आगे हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखो। अगर यहां से x का मान निकालना चाहें तो 182 बटा y हो जाएगा, यह आ जाएगी समीकरण नंबर 3। ठीक है, समीकरण 3 का मान 1 में रख दो। समीकरण 3 से x का मान कहाँ रख सकते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर देखो, x की प्लस में y है और क्या है, 27। ठीक, क्या करते हैं, x का मान क्या है, 182 बटा में y प्लस में y बराबर 27। ठीक, आगे सोल्व करते हैं। बटा में 1 मान लेंगे, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना, इन दोनों को गुना, तो जाएगा 182 प्लस y का स्क्वायर और बटा में क्या जाएगा, y, और बराबर में जाएगा 27। ठीक, फिर 27 से y से गुना होगा तो क्या जाएगा, 27y, 182 प्लस y स्क्वायर बराबर 27y। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, y स्क्वायर पहले लिखा जाता है, 27y इधर को जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 27y, और 182 प्लस में पहले सही है, ये बराबर में 0। ठीक है, बराबर 0 इसलिए करेंगे क्योंकि हमें दो संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये वही तरीका हमारा फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या है, थर्ड। ठीक, अब क्या करेंगे, फर्स्ट और थर्ड को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 182 वाई स्क्वायर। 182 वाई स्क्वायर के 182 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जो -27y ला दे। 2 नम 18, 2 एकम 2, 7 एकम 7, 7 21, और 13 एकम 13। ठीक है, देखो 2 7 14 और 13, 14 और 13, तो 14y और 13y माइनस माइनस दोनों को करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस के माइनस के 27y। ठीक है, माइनस के 27y दोनों को जोड़ रहे, इसका मतलब फर्स्ट और लास्ट तो ऐसा ही रहता है, और -27y की जगह क्या रख सकते हैं, माइनस के 14y माइनस के 13y और प्लस का 182 बराबर में 0। क्या करेंगे, y कॉमन आ जाएगा, माइनस के 14 माइनस 13 y कॉमन और माइनस के 14 बराबर 0। क्या कर सकते हैं,
y माइनस 14 में से एक ले लेंगे, y माइनस 14, एक तो ये आ गया, और दूसरा इस ब्रैकेट के बाहर y, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस 13 बराबर 0। अगर इसको 0 के बराबर करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14, और इसको y के माइनस 13 को 0 के बराबर करें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी y बराबर 13। क्लियर यहाँ तक? आगे देखो हमने एक संख्या रखी थी यहाँ पर, अब देखो y की वैल्यू अगर 13 है तो 13 के इसमें भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस x की वैल्यू क्या आ सकती है, देखो अगर मान लो द्विघात समीकरण है y बराबर 14 y बराबर 13, यहाँ पर ध्यान देना है आपको, तो एक तो वैल्यू इसकी 14 आ रही है, एक 13 आ रही है, ठीक है। तो वे संख्याएं एक तो 13 होंगी और एक क्या होंगी 14, ठीक है। आप इस सवाल को नोट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी दो संख्याएं ऐसी माननी है, ऐसी दो संख्याएं, देखो ये तो पहला मेथड था, अब इसका शॉर्ट मेथड क्या हो सकता है। देखो शॉर्ट मेथड में क्या करेंगे, शॉर्ट मेथड, इस सवाल का शॉर्ट मेथड कैसे करेंगे। देखो दो संख्याएं माननी है, उनका योग कितना है 27 होना चाहिए, योग 27, और गुणनफल कितना होना चाहिए 182। तो क्या करेंगे हम 182 के फैक्टर करेंगे, ठीक है। फैक्टर कर दो, 2 9 18, 2 एकम 2, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 21 और 13 एकम 13, तो ये क्या है 7 दूनी 14 है, ये 13 है। अगर 14 और 13 दोनों को जोड़े तो योग 27 आता है, और 14 और 13 को गुणा करें तो गुणनफल 182 आता है। इसका मतलब पहली संख्या क्या होगी 14, दूसरी संख्या क्या होगी 13, ये इसका आंसर होगा। क्लियर? सेकंड सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। हमने देखो सबसे पहले क्या मान लिया, माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक मैंने मान लिया x, ठीक है। सेकंड धनात्मक पूर्णांक, अब ये बताओ ना तो इसने सम कहा है ना ही इसने क्या कहा है विषम, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, फर्स्ट धनात्मक पूर्णांक x होगा तो दूसरा क्या होगा क्रमागत में x + 1। अगर सम की कहता, अगर मान लो पहला धनात्मक पूर्णांक x है, सम की कहता, मान लो पहला x है, दूसरा क्या हो सकता था बताओ, x प्लस में 1 होता। सम के लिए हम x प्लस में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 और 1 2 हो गया। और विषम के लिए क्या जोड़ेंगे, x प्लस में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि पहला x का मतलब 1 और x + 2 का मतलब 3, 1 3 5 7। अगर क्रमागत कहे तो पहला x, दूसरा क्या है x + 1। बात समझ में आ गई? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 क्वेश्चन का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इन दोनों का मतलब इनका वर्गों का योग क्या है, वर्गों का मतलब x² + x + 1 का वर्ग, इन दोनों के वर्गों का योग क्या है बताओ 365 है। क्लियर बात आ रही समझ में यहाँ तक? आगे देखो कैसे करेंगे, x² x + 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा x² + 1 का स्क्वायर 1 + 2x बराबर 300। देखो x² और x² कितने हो जाएंगे 2x² है ना, और प्लस में क्या है 2x। क्लियर? 365 इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का 365, और माइनस के 365 में से 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 364। बताओ ये बात आप समझ गए या नहीं समझे, हाँ या ना? 365 उधर लेके जाएंगे माइनस का, और 365 में से प्लस का 1 घटाएंगे तो घट जाएगा। क्लियर है ना? अब 2 का इसमें डिवाइड कर दो, 2
टू वन जा टू, मतलब 2 एकम 2, 1 2 8 16 और 2 दूनी 4, समझ में आ गए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 और इक्वल टू 0। अभी हमने पढ़ा है 182 का फैक्टर, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मतलब क्या है 1, और 1x का मतलब होता है कि अगर हम 14x में से अगर माइनस के 13x माइनस कर दें तो क्या बच जाएगा बताओ, 1x बच जाएगा, नहीं बच जाएगा प्लस का। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, आगे क्या करेंगे, 4 बन गए, वही चीज़ बन गई ना, तो x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्या बचेगा 14 और माइनस 13 है ना, कॉमन आ जाएगा, दोनों में से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 14 बराबर में 0। समझ में आया? दोनों फैक्टर इक्वल है ना, क्या करेंगे, एक फैक्टर तो x प्लस 14 बन जाएगा, इस ब्रैकेट के बाहर क्या है बताओ, इस ब्रैकेट के बाहर x, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस 13, दूसरा बन जाएगा x माइनस 13 बराबर में 0। x की वैल्यू 14 के बराबर है तो x की वैल्यू माइनस 14, x की वैल्यू माइनस 13 के बराबर है तो प्लस का 13, तो हम माइनस वाले को छोड़ देंगे, प्लस वाले को ले लेंगे। ठीक है ना, तो पहला क्या जाएगा बताओ 13 और दूसरा क्या जाएगा, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14। तो बात समझ में आ गई नहीं आगे बताओ? ठीक है, यही इनके क्या होंगे, आंसर्स होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इसका मतलब हमें शून्य की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पहले फैक्टर मतलब पहले गुणनखंड आने चाहिए, फिर आप शून्य ज्ञात कर सकते हैं। सवाल में हमसे पूछा है 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, पहला 13 दूसरा 14। अगर हम 13 का स्क्वायर करें, शॉर्ट ट्रिक क्या बन सकती है, 13 का स्क्वायर करें 169, 14 का स्क्वायर करें 196। आप मुझे ये बताएं कि दोनों का योग 365 आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ। ये आपको सोचना पड़ेगा, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। ऐसी 2 संख्याएं होंगी ऑप्शन में, 13 और 14 या 14 और 15 या 15 और 16 या 16 या 17। आप दोनों का अगर वर्ग याद है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, अगर दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग, क्रमागत भी है 13 भी है 14, क्रमागत भी होगा, दोनों का वर्गों का योग, क्रमागत वर्गों का योग देखो अगर 365 आता है, जिसका मतलब ऑप्शन 13 और 14 सही है। समझ में आ गया ना कैसे करते हैं आप इसको ऑप्शन से? ठीक है, ये 10th मेथड से मैंने कराया आपको, ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग सवाल को कैसे कर सकते हैं, आपको वर्ग याद होने चाहिए बस। क्लियर, नोट कर सकते हैं आप इसको भी। 3rd नंबर का क्वेश्चन, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक समकोण त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से, यही होता है समकोण त्रिभुज। कर्ण फिक्स दे रखा है, कर्ण कितना है 13 है। आगे क्या कह रहा है, इसकी त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। समझ में आया ना, अगर आधार x मान लिया तो इसकी x माइनस 7 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ, है ना। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा बताओ, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से देखो, ऑप्शन में x का मान दिया होगा आपको, वही पूछेगा आपसे, या तो ऊंचाई पूछ रहा है इसमें या क्या पूछ रहा है, अन्य 2 भुजाएं। क्लियर है ना। अगर मान लो, देखो ध्यान से देखो, मैं इसमें ऑप्शन में अगर मान लो कुछ मानूं तो देखो कर्ण कितना 13 का स्क्वायर है ना। आधार क्या मानूं, ये मान के चलो आप बताओ। आधार अगर मैं 12 मानूं गलती से, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और लंब कितना हो जाएगा, 12 में 7 के 5 का स्क्वायर 25, तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। बताओ 13 का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बताओ आप। 144 और 25 169 बन रहा है, दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब आधार कितना है 12, और ये कितना है 12 माइनस 7 गए तो 5, तो इसका मतलब अन्य 2 भुजाएं, एक 12 आ जाएगी, एक क्या आ जाएगी 5। चलो हम प्रूफ कर लेते हैं एक बार, है ना। प्रूफ कैसे करेंगे, आप देखो यहाँ से मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, आधार कितना है x का स्क्वायर, लंब कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक, देखो 13 का स्क्वायर 169, x का स्क्वायर x स्क्वायर खाली, प्लस x माइनस 7 का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर लगा दो, x स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 7 दूनी 14x। क्लियर है ना, x स्क्वायर 2x स्क्वायर है ना, प्लस का 49 माइनस का 169 माइनस के 14x, और बराबर में क्या जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर
49 में 69 गए, 9 में से 9 गए 0, 16 में से 4 गए 12, 120 माइनस का 120, यही आएगा ना, है ना। और माइनस के क्या है 14x। लेकिन बताओ ये फॉर्मेट सही है क्या, है ना। पहले क्या आता है एक्स स्क्वायर की संख्या, फिर क्या आती है एक्स की संख्या, फिर किसकी आती है अचर पद बराबर में 0, 2 से काट दो, 2 7 14, 2 6 12, 0 क्या जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस का 60 बराबर 0। आप ये ध्यान दो सामने कि 60 एक्स स्क्वायर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये क्या है थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड को गुणा करते हैं और उसको भी लिखते भी हैं, ठीक है, बराबर 0। तो क्या जाएगा माइनस 60 एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, है ना। और 60 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच में क्या आ जाए माइनस का 7। तो देखो 60 के क्या बन सकते हैं 12×60, 12×60 आ रहा है, तो इसका मतलब x तो लगाना ही पड़ेगा। माइनस के 12 प्लस के 5, तो माइनस के 12 प्लस के 5 करेंगे तो माइनस 7 आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइनस 12x को प्लस 5x को गुणा करेंगे तो माइनस के 60x स्क्वायर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। तो हम यार लिख सकते हैं 12x प्लस में 5x, तो देखो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से 12 बचेगा प्लस यहाँ से 5, यहाँ से x, यहाँ से 12 बराबर 0। दोनों में कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब x माइनस 12, दूसरा इस ब्रैकेट के बाहर x, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का 5 बराबर में 0। x माइनस 12 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर प्लस का 12 आएगा, लेकिन हम x प्लस 5 को अगर इधर करेंगे तो माइनस 5 आएगा। माइनस को लेते नहीं है, क्यों, क्योंकि कभी भी भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। x प्लस x का मान 12 आ गया, तो आप बताओ कि ये तो क्या है आधार 12 आ गए ना, और ये कम था लंब इससे, ऊंचाई इससे कितनी कम थी 7 कम थी, तो 12 माइनस 7 कितना जाएगा 5। इसका मतलब क्या है ये हाइट x माइनस 7 और बेस क्या जाएगा 12। तो मैंने आपको बताया था अगर बेस आप दिमाग से 12 मानते हैं तो हाइट आपकी 5 आ जाएगी। बात क्लियर समझ में आ गई ना। इस सवाल को इतना बड़ा ना करके हम यहीं पर सोल्व कर सकते हैं, कैसे, सिर्फ ऑप्शन से। हमें आंसर से मतलब है, लेकिन मैं आपको डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ और भी पूछ ले, ठीक है ना। आज तक इसमें नोट कर लो, यहाँ तक तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन हो गए थे, नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन। 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। देखो मैंने आपको भी बताया था इस सवाल में 2 ऐसे क्रमागत 2 ऐसे धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, और क्रमागत भी है, ठीक है। तो देखो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या होगा, फर्स्ट विषम धनात्मक पूर्णांक क्या होगा बताओ, x होगा कि नहीं होगा बताओ, होगा ना x, ठीक। अब देखो सेकंड विषम भी है और क्या है ये धनात्मक भी है, और उसका पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक क्रमागत है ना। तो सेकंड विषम धनात्मक पूर्णांक, क्या इसमें आप क्रमागत भी लगा सकते हो, ठीक। तो क्या आ जाएगा बताओ, x में 1 जोड़ेंगे तब क्या होगा 2 हो रहा है, 2 जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है 3 हो रहा है, x का मतलब 1 मानकर चलते हैं आप, ठीक है। बात आ रही है समझ में। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। देखो पहला है x और इनके वर्गों का योग क्या है x प्लस 2 का वर्ग, इन दोनों का योग क्या है 290, क्लियर है ना, ठीक है। x का वर्ग क्या हो जाएगा, देखो x वर्ग ही रहेगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दो, तो x का वर्ग करेंगे x वर्ग, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, और 2 सूत्र में होता है 2 दूनी 4x, ठीक है ना। समझ में आ गया ना कैसे किया है 290, क्लियर यहाँ तक। x स्क्वायर क्या हो जाएंगे 2x स्क्वायर, और प्लस में क्या है 4x, और प्लस का 4 और माइनस का 290 बराबर 0। वैजंती बता इसमें दोनों में क्या आएगा 290 प्लस का 4 माइनस 290 क्या आएगा, जल्दी बताओ क्या आएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x
बताओ क्या आना चाहिए, जल्दी बताओ क्या आना चाहिए। इतनी देर लगती तो कर दिया सॉल्यूशन। 286 बराबर में 0। ठीक है, नहीं बोलेगी तुम्हारा खुद का नुकसान है। 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौ काट, 2 तिया 6। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 बराबर में 0। क्लियर है ना। अब आप ये क्या बन गई, द्विघात समीकरण बन गई कि नहीं बन गई बताओ। इसको फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो और इसको थर्ड मानो। तो फर्स्ट को एज इट इज लिखा जाता है एक्स स्क्वायर, और 143 को भी इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, माइनस बराबर 0। 143 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे 143 एक्स स्क्वायर, और देखना ध्यान से 11 को 13 से गुणा करेंगे तभी क्या आएगा 143। तो मतलब 11x और 13x का बन जाएगा रेशियो। तो देखो 11x में से 13x घटाएंगे तो 13x में से 11x घटा दो, प्लस के 13x में से 11x घटा दो, प्लस के 2x बच रहे कि नहीं बच रहे बताओ, बच रहे ना, है ना। और 13x को 11x से गुणा करें तो माइनस के 143 एक्स स्क्वायर आ रहा है। आगे देखो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या बचेगा 13 माइनस 11, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से क्या बचेगा प्लस का 13 बराबर 0। इस ब्रैकेट के बाहर क्या है x, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस 11, और x प्लस 13 में से इन दोनों में से क्या जाएगा 1 बराबर 0। ठीक है ना। आगे देखो x का मान क्या जाएगा प्लस का 11, इस x का मान क्या जाएगा माइनस का 13, माइनस वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, x का मान 11 आ जाएगा। तो देखो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या है, x प्लस 2 का मतलब क्या है, x का मान 11 और प्लस 2 का मतलब 13, तो 13 आ जाएगा ना। एक x की वैल्यू 13 और एक x की वैल्यू क्या आ गई 11। तो आप ध्यान से देखो, आप सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हैं इसको। दो विषम धनात्मक पूर्णांक लेने आपको, क्या लेने, ऑप्शन से तो कर ही सकते हो। अगर 11 और 13 ऑप्शन में है ना, तो 11 का वर्ग जोड़ो 121 और 13 का वर्ग जोड़ो 169। क्या बताओ 290 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है ना, है ना। तीसरे मेथड में क्या कर सकते हैं, देखो आप तीसरे मेथड को ध्यान से देखना। अगर मान लो ऑप्शन नहीं है तो आपके दिमाग में सोचना पड़ेगा आपको। पहला 9 आ रहा है विषम संख्या, फिर अगली क्या आ रही है क्रमागत है ना, तो 11 आएगी। 9 9 में 81 और 11 11 121, दोनों को जोड़कर देखो क्या आ रहा है, 1 और 1 2 और 12 8 कितना आ रहा है 20, 202। अगर 202 होता तो आंसर यही सही था, 9 और 11। फिर अगला मिला के देखो, आप शुरुआत देखो 290 किस किस के नज़दीक है, तो 202 मतलब किसके नज़दीक है। अगर 9 और 11 करेंगे, 11 और 13 करेंगे, 13 और 15 भी कर सकते हैं, वो आपको आइडिया उससे आ जाएगा। नहीं बेटी बात समझ में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको तीनों ट्रिक से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लो इसको। एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मोटर बोट, और मोटर बोट का मतलब होता है एक बिजली की या मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक नाव है। मोटर बोट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक नाव जो चलती है। उसकी स्थिर जल में चाल कितनी है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, स्थिर जल में जल की चाल है, या स्थिर जल में चाल है किसकी, मोटर बोट की, मतलब धारा में नाव की चाल है। बात समझ में आ रही है ना। कितनी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, मतलब दूरी 24 किलोमीटर है, और प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। मेरी बात को ध्यान से सुनना है आपको, ठीक है। इसके सॉल्यूशन हम क्या कर सकते हैं, देखो हमने मान ली कि धारा की चाल, क्या मान रखिए, धारा की चाल आपको दे रखी है कि धारा की चाल आप बताओ, नहीं दे रखी ना। x किलोमीटर प्रति घंटा हम मान सकते हैं, इसको मान सकते नहीं मान सकते बताओ। और नाव की चाल क्या दे रखी है, नाव की चाल आप बताओ, नाव की चाल क्या है, दे रखी है ना 18 किलोमीटर प्रति
घंटा। मेरी बात ध्यान सुनो, क्या अनुकूल चाल क्या होती है? अनु का मतलब समझते हैं ना आप? अनुकूल चाल, अनुकूल चाल वो चाल होती है जो जुड़ जाती है ना? तो 18 प्लस में x हो जाएगा, गिर जाएगा, बताओ? हो जाएगा ना, है ना? अनुकूल का मतलब जुड़ जाएगी। और प्रतिकूल का मतलब क्या होगा? प्रतिकूल चाल का मतलब है 18 माइनस x किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गए? धारा की चाल, नाम चाल ये है, अनुकूल चाल ये है, प्रतिकूल चाल ये है। क्या कह रहा है? 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में, तो प्रतिकूल दूरी क्या हो गई? दूरी कितनी हो गई? 24 किलोमीटर। कितनी हो गई? 24 किलोमीटर। और आगे क्या कह रहा है? वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा, तो मतलब अनुकूल दूरी भी क्या हो गई? कितनी हो गई अनुकूल दूरी? ये भी क्या हो गई? 24 किलोमीटर, है ना? अब देखो, समय का सूत्र क्या होता है? दूरी बटा चाल। क्या होता है? दूरी बटा चाल। बात आ रही है समझ में? अब हमें खास तौर से क्या ध्यान देना है कि जो ये है ना समय, वो 1 घंटा कम लेती है। तो समय का सूत्र देखो, मैं 3 बार लगा रहा हूँ समय का। समय 1 माइनस समय 2, ठीक है, और फिर बराबर में समय, मतलब समय समय का सूत्र लगाना सब जगह। तो ये अनुकूल समय बन जाएगा, अनुकूल समय, है ना? और या फिर ये प्रतिकूल समय बन जाएगा। यहाँ प्रतिकूल बनेगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? अनुकूल समय। और अनुकूल समय का सूत्र क्या होता है? प्रतिकूल समय का सूत्र क्या होता है? होता तो वही है ना, दूरी बटा चाल। यहाँ भी दूरी बटा चाल, बस फर्क ये तो होगा, या तो अनुकूल होगा या प्रतिकूल होगा। यहाँ भी सूत्र दूरी बटा चाल का, है ना? यहाँ लगा सकते हैं क्योंकि हमारे पास दूरी बटा चाल में है, यहाँ पर जो संख्याएं हैं, जो वैल्यू है दूरी बटा चाल में है, और समय क्या है? 1 घंटा। यहाँ पर डायरेक्ट दे रखा है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पर अनुकूल दूरी, अनुकूल समय का सूत्र लगाएं या फिर प्रतिकूल का लगाएं पहले। तो ये हमें सवाल में दे रखा है, देखो 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है। अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा अधिक लेती है 24 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल जाने में। तो प्रतिकूल का पहले आएगा। दूरी क्या है बताओ? प्रतिकूल दूरी 24, और चाल क्या है? प्रतिकूल चाल 18 माइनस x। मेरी बात समझ में आएगी नहीं है यहाँ तक? ये जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, ये दूरी वही 24 है और चाल क्या है? अब की बार 18 प्लस x, ठीक है? अनुकूल जाने में 1 घंटा अधिक लेती है। तो ऐसे इस तरीके से करना है आपको। आगे देखो, इसको इससे गुणा, इसको इससे गुणा। 24 को 18 से करेंगे कितना जाएगा बताओ? 432, और 24 को x से करेंगे तो 24x। समझ में आया यहाँ तक? आगे माइनस 24 को 18 से गुणा करेंगे तो कितना जाएगा बताओ? 432, और 24 को माइनस x से करेंगे तो कितना जाएगा? प्लस का 24x। देखो 24 इधर दोनों से गुणा होगा ना, अंदर गुणा होगा, तो 24 18 कर लेंगे 432, माइनस का 432, 24 को x से करेंगे माइनस का 24x, और जब माइनस चिन्ह पहले से ही है तो प्लस का 24x हो जाएगा। और बराबर में क्या है? 1 से गुणा होगा 18 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, मतलब दोनों को गुणा करेंगे तो a प्लस बी और माइनस बी का सूत्र बन जाएगा ना, ये कट जाएगा, 24 24 48x हो जाएगा, और 18 का स्क्वायर 3 से 24 इधर आके माइनस का, और x स्क्वायर इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। समझ में आ गया? और बराबर में क्या बच जाएगा? 0। तो x स्क्वायर, और क्या करेंगे? 3 से 24, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये क्या है? थर्ड। ये मैंने आपको बता रखा है किस तरीके से आएगा। फर्स्ट को और थर्ड को लिख देते हैं, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं बराबर? बताओ 56x माइनस का 8x, यही होगा क्या? 6x 54 में से घटाएंगे, हैं?
56, देखो इसमें करना चाहें हम 324 का, तो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा आपको। 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 एकम 2, 3 को 27 से गुणा करेंगे तो 27 से 81, 3 हम 27 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3, ये मैंने आपको बता रखा है वैसे। 2 दूनी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 54, 54 में से कितना घटाना है, 6 घटाना है, ठीक है। तो 54 में से 6 घटाएंगे तो 48 बच रहे हैं ना। तो देखो आगे अब ये 4 बन गई, इसमें कॉमन ले सकते हैं आप, x कॉमन, x यहाँ से प्लस का 54 और -6 यहाँ से x, यहाँ से प्लस का 54, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो आप यहाँ पर इस ब्रैकेट में क्या है और इस दोनों ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 54 में से 1 ले लेते हैं, है ना, और x माइनस 6 का मतलब इस ब्रैकेट के बाहर x माइनस 6 बच रहा है तो बराबर 0। इसको अगर हम करें 0 के बराबर तो -54 आ रहा है, x की वैल्यू किसकी आ रही है, -54, जो कि हम इसको लेंगे नहीं, ठीक है। x माइनस 6 को 0 के बराबर करेंगे तो क्या जाएगा, x का मान प्लस का 6, तो प्लस का 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आ जाएगी धारा की चाल। 5 सवाल हो चुके हैं आज के, ठीक है। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।